रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 63। अथर्व ने जैसे कहा कि वह उसका टेस्ट लेना चाहता है, शगुन उसको घूरकर देखने लगी। वहीं अथर्व अब अपना अंगूठा उसके गाल पर फेरते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा। जो वक्त रहते शगुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ रोक ली। उसको इस तरह रोकता देख अथर्व उसकी आंखों में देखने लगा। दोनों बहुत करीब थे। शगुन सीधा सोई थी तो अथर्व थोड़ा तिरछा होके सोया था। उसने अब अपना आधा भार उसके ऊपर डाल दिया। शगुन तुरंत अपने एक हाथ से अथर्व के चेस्ट पर रख हल्का पूछ की, पर अथर्व जरा भी टस से मस नहीं हुआ, बल्कि वह टेढ़ा मुस्कुराने लगा, जो देख शगुन को गुस्सा आया। शगुन थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, प्लीज़ ये आप क्या कर रहे हैं? दूर हटिए, मुझे सोना है। जो सुन अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट कर रहा हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं, और टेस्ट करने के बाद अगर मुझे पता चला कि तुम ठीक हो तो मेरे लिए अच्छी बात है। अगर तुम ठीक नहीं हो तो मुझे डॉक्टर एलिना को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर एलिना का नाम सुनते ही शगुन अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसे घूरकर अथर्व को देख बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद आप ठीक नहीं हैं, तो आप अपना इलाज करवाइए। आजकल शगुन की बातों पर अथर्व सिर्फ और सिर्फ स्माइल ही करता, और वह अपना उंगली उसके कमर के पास लाकर और फर्स्ट फिंगर से उसके टॉप के अंदर डाला, और साथ ही साथ में ये भी बोला, मेरा इलाज सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है, और वह तुम हो। अथर्व के हर एक शब्द में डबल मीनिंग था, जो शगुन अच्छे से समझ पा रही थी, और वह उसे घूरते हुए बोली, फ़िलहाल तो मैं आपका कोई इलाज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक हैं, और चुपचाप सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। शगुन का इतना कहना कि अथर्व अपना नाक उसके नाक से रब करते हुए बोला, अब तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो तुम्हें मेरा इलाज करना ही होगा। मैं चाहता हूँ मेरा बुखार तुम्हें भी लग जाए। ये सुन शगुन बोली, तो आप ये चाहते हैं कि मैं भी बीमार होकर मर जाऊँ? शगुन का इतना कहना कि अथर्व उसके होठों पे हल्का किस करते हुए बोला, पागल हो तुम, मैं कभी ऐसा नहीं चाहता और न चाहूँगा। मेरे होते हुए तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता और ना मैं होने दूंगा। मेरे होते हुए तुम तक कोई मुसीबत पहुंच नहीं सकती। अथर्व का इतना कहना कि शगुन पिघलने लगी, क्योंकि वह भी जानती है कि अथर्व उस पर अपना जान निछावर करता रहता है, और वह उसके सामने धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। आजकल अथर्व भी उसकी कमज़ोरी को अच्छे से पहचान लिया था कि जब भी वह उसके एकदम करीब जाता है तो आजकल शगुन भी पीछे नहीं हटती, सिर्फ उसे थोड़ा सेड्यूस करने की ज़रूरत होता है, और वह भी पूरी तरह उसका साथ देने लग जाती। और आज भी वही हुआ। अथर्व धीरे धीरे उसके गाल पर, माथे पर, होठ पर, हर जगह जगह किस करने लगा, और अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ रहा था। धीरे धीरे दोनों की सांस एक दूसरे में घुलने लग गया। अब शगुन ने भी अपने दोनों हाथ उसके कंधे में डाल दिए, और अब उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। अथर्व अपने होठ उसके होठ पर रख किस करने लगा। पहले तो शगुन 2 मिनट शांत रही, पर जैसे धीरे धीरे दोनों की सलाइवा आपस में मेल्ट हुआ कि शगुन भी उसका किस बैक करने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का साथ देने लगे। वहीं शगुन का भी हाथ उसके पीठ पर, तो कभी उसके बालों में, तो कभी उसके चेस्ट पर जा रहे थे। वहीं अथर्व भी कोई कम नहीं था। वह तुरंत उसके दोनों ब्रेस्ट को पकड़ प्रेस करने लगा, और धीरे धीरे उनकी नॉर्मल किस फ्रेंच किस में बदल गई। करीब 20 मिनट तक वे दोनों एक दूसरे को किस करते रहे। तब जाकर अथर्व ने उसके होठों को छोड़ा और अपनी एक नज़र से उसके होठ को देखा, जो सुर्ख हो चुका था। अथर्व कभी उसके होठों को तो कभी उसकी आंखों को देख रहा था। वहीं शगुन भी उसे ही देख रही थी। शगुन को अपनी तरफ देखता देख अथर्व अपने अंगूठे से उसके होठों को छूते बोला, रेडी हो तुम?
अथर्व ने जो उसे उत्तेजन कर चुका था, तो अब वह कैसे कंट्रोल कर सकती। उसने भी तुरंत अपनी पलकें झपका दी, जो देख अथर्व हल्का मुस्कुरा दिया और उसके कपड़ों को धीरे धीरे उसके बॉडी से अलग करने लगा और उसी के साथ उसने अपने भी कपड़े जल्दी से रिमूव कर लिया। अथर्व उसके कपड़े उतारने के बाद एक नज़र उसके ब्रेस्ट को देखा और अपने दोनों हाथों में ले धीरे धीरे प्रेस करने लगा और वहीं जब शगुन कहराने लगी तो अथर्व ने तुरंत उसके होठों को ब्लॉक कर दिया, जिससे उसकी आवाज़ दबके ही रह गई। अथर्व को कब से हार्ड हो चुका था और यूं ही उनका सिलसिला करीब 15 से 20 मिनट तक चलता रहा। अब दोनों पूरी तरह रेडी हो गए थे। ना अब शगुन को कंट्रोल हो रहा था और ना ही अथर्व कर पा रहा था। अथर्व उसके ब्रेस्ट को छोड़ उसके पतली शरीर पर यहाँ वहाँ अपना हाथ फेरने लगा और हमेशा की तरह वह आज भी अपनी एक उंगली से उसके सॉफ्टनेस में डाल उसे और उत्तेजित करने लगा, जिसे शगुन बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसकी आवाज़ तेज निकलने लगी, जिससे अथर्व पूरी तरह बेकाबू हो चुका। अथर्व थोड़ा सा उठा और अपने हार्डनेस को देखा, जो पूरी तरह कड़क हो चुका था, और उसे पकड़ अप डाउन किया और तुरंत उसके सॉफ्टनेस में डाल एंटर हो गया। और इसी के साथ शगुन के मुंह से एक जोरदार चीख निकला, अथर्व, आह अथर्व! और इसी के साथ दोनों मेल्ट हो गए। दोनों एक दूसरे को नोच रहे थे। इसी के साथ करीब 2 घंटे में दोनों इंटीमेट हुए रहे। 2 घंटे के बाद जब अथर्व ने उसे छोड़ा, क्योंकि अब शगुन दर्द के मारे कहरा रही थी, जिससे अथर्व को उसे छोड़ना ही पड़ा और वह उठा अपने आप को क्लीन करने वॉशरूम में चला गया। वहीं शगुन पेट के बल बेड पर लेटी हुई थी और अचानक से उसके एक आंख में हल्का सा पानी आ गया और वह सोचने लगी। कुछ घंटे पहले वह अथर्व को भला बुरा कह रही थी, पर अब वह खुद उसके साथ इंटीमेट हुई। आखिर क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है जो उसके आगे वह कमज़ोर हो जाती है? उसे हमेशा नाराज़ और गुस्सा करने की कोशिश करती है, पर नहीं कर पाती। वह तो आजकल खुद ही उसके करीब चली जाती है, या तो अथर्व उसे हाथ लगाएगा तो वह पिघल जाती। थोड़ी देर के बाद अथर्व वॉशरूम से बाहर आया तो देखा अभी भी शगुन सोई नहीं है। तो अथर्व उसके पास लेटा और उसे अपनी बाहों में ले हल्का उसके चेहरे पर किस किया। एक नज़र उसके बॉडी को देखा, जहाँ पर उसने उसके शरीर पर जहाँ तहाँ निशान थे। उसका ब्रेस्ट भी पूरी तरह लाल हो चुका था। अथर्व बेड से उठा और ड्रावर में से मेडिसिन्स निकाला और उसके लव बाइट निशान पर लगाने लगा। अथर्व उसे प्यार से ट्रीट कर रहा था, जो शगुन को आरामदायक दे रहा। अगली सुबह दिशा का अपार्टमेंट। दिशा जल्दी उठी और रेडी हो गई। थोड़ी ही देर में विशाल उसे पिकअप करने आ गया और उसे उसके कॉलेज ड्रॉप किया। दिशा आजकल अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी, पर उसे आज जॉब पर भी जाना है, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा सोचने में वक्त ज़ाया करने लगी कि वह आज क्या पहनकर जाए, या आज उसके काम का पहला दिन है, लोग उसके साथ कैसे व्यवहार करेंगे, वगैरह वगैरह। वह यही सब सोचने में अपना काफ़ी ज़्यादा समय बिता दी। और जब उसके कॉलेज का छुट्टी हुआ तो वह जल्दी से क्लासरूम से बाहर निकली और सीढ़ियों से उतरते हुए बाहर आई। जैसे वह गेट से बाहर कदम रखी तो उसे तुरंत विशाल दिखाई दिया, जो उसे पिकअप करने आकर खड़ा था। दिशा जल्दी से कार में जाकर बैठी और विशाल उसे अपार्टमेंट ले गया। दिशा रास्ते भर उससे एक ही एम्प्लॉइज़ के बारे में सवाल पूछ रही थी कि कौन किस तरह से व्यवहार करता है और किसके साथ ज़्यादा बात करना चाहिए, किसके साथ कम। दिशा बहुत कुछ विशाल से पूछ रही थी। विशाल भी उसे स्टाफ के सभी लोगों के नेचर उसे बता रहा था। फिलहाल तो उसने सबका नेचर अच्छे ही बताया। थोड़ी देर में दिशा घर पहुंची और बैग साइड में रख
थोड़ी देर रेस्ट की, उसके बाद फ्रेश हो गई और मेड उसके लिए लंच रेडी कर दी। थोड़ी देर के बाद उसने लंच किया और फिर जॉब जाने के लिए निकल पड़ी। एक्चुअली उसका जॉब हाफ डे था और तो और उसे 2-3 ही मंथ में जॉब करना था, जो कि जॉब एक्सपीरियंस लेकर उसे कॉलेज में सबमिट करना था। यह जॉब करने से तो उसका स्टडी में मार्क्स प्लस होने वाले थे, इसलिए सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई और जॉब दोनों में जुड़ गए। जॉब के साथ विशाल उसे ड्रॉप करने वाला था, क्योंकि यह डिसीजन किसी और का नहीं माहिर का ही था। उसके लिए उसे एक दूसरे ड्राइवर आएगा लेने और छोड़ने, क्योंकि विशाल को बाकी भी काम रहते हैं। वह दिन भर उसे लेने के लिए जाने के छोड़ने में अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकता, इसलिए उसे जॉब के लिए दूसरा ड्राइवर लेकर जाएगा और आएगा। करीब 20 मिनट के बाद दिशा माहिर के ऑफिस पहुंच गई। उसने आज सिंपल कुर्ती और जीन्स कैरी की हुई थी, जिसमें वह काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। वह ऑफिस पहुंच पहले तो खुद को अच्छी तरह से प्रिपेयर की और सीधे फाइनेंस डिपार्टमेंट में गई, जहां एक पहले विशाल ने उसके सभी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था। फाइनेंस डिपार्टमेंट के सभी लोग उठकर उससे हाथ मिलाने लगे, जो देख दिशा कुछ नहीं बोली, बल्कि हल्के स्माइल करते हुए हाय हेलो कर रही थी। दिशा की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई और फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड उसे एक डेस्क दिया और इसी के साथ बाकियों को ये भी कहा कि वह सभी लोग उसे पूरा का पूरा काम सिखाया था कि वह सीख ले, ताकि जब दिशा कॉलेज के साथ साथ जॉब भी ठीक तरह से कर सके। उसकी जो सीनियर मैडम थी, उन्होंने दिशा को अपनी कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया और उसी के साथ उसने उसे काम भी सिखाने चालू कर दिए। आज उसका पहला दिन था, इसलिए वह ज़्यादा काम नहीं कर सकती, पर वह काम करना स्टार्ट की। वह सभी लोग उसके साथ अच्छे से बर्ताव कर रहे थे, क्योंकि स्टाफ में सबसे छोटी कम एज वाली दिशा थी। वहीं माहिर अपने कैबिन में इम्पोर्टेंट काम कर रहा था, पर उसे इन्फॉर्मेशन मिल गया कि दिशा काम पर आ गई है। अब इस जॉब पर तो माहिर ने भी उसे रखा है। वह तो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उसे भी पता है कि उसे अपने कॉलेज के लिए जॉब करना इतना इम्पोर्टेंट है। करीब 1 घंटे के बाद आर्य अपना काम निपटाने के बाद फ्री हुआ और उसे आज लंच करने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। आर्य को याद नहीं कि आज से दिशा कंपनी ज्वाइन कर रही है, यहाँ तक कि दिशा ने उसे बताया था, तो भी उसके दिमाग में वह बात निकल चुका था। लंच करने के बाद आर्य ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को कॉल करके कुछ इम्पोर्टेंट फाइल मंगवाया, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड डिपार्टमेंट उन्होंने इम्पोर्टेंट वाली फाइल दिशा के हाथ में देते हुए कहा कि वह आर्य सर के कैबिन में देकर आए। ये सुन दिशा तुरंत मना करने वाली थी, पर वह मना नहीं कर पाई, क्योंकि सभी लोग उससे सीनियर थे और वह नहीं चाहती थी कि किसी का मन दुखा जाए या डिसरिस्पेक्ट हो। इसलिए वह सभी के काम को सहानुभूति सम्मान किया करती। दिशा ने उसके हाथ से फाइल लेते हुए बोली, पर मुझे आर्य सर का कैबिन नहीं पता है। जो सुन उन्होंने उसे बताया कि यहाँ से जाने के बाद राइट साइड में आर्य सर के कैबिन के बाहर उनका नाम लिखा हुआ है। ये सुनते ही दिशा अपना सिर हाँ में हिलाकर वहाँ से उठ हाथ में फाइल लेकर कैबिन से बाहर निकली और सीधे चलते हुए राइट साइड में गई, तो सचमुच आर्य का कैबिन था, जहाँ पर उसका नाम लिखा था। दिशा ने बाकी कैबिन की तरफ भी नज़र डाली, जहाँ पर माहिर का नाम, आनंद जी का नाम, यहाँ तक कि अथर्व का, सभी का नाम लिखे हुए थे और सभी लोगों के नाम थे। पर दिशा तुरंत आर्य के कैबिन के अंदर चली गई। आर्य अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी था कि तभी डोर नॉक हुआ और आर्य अंदर आने का परमिशन दिया। दिशा हाथ में फाइल लेकर अंदर एंटर हुई। आर्य
अभी भी नज़र उठाकर ऊपर नहीं देखा कि दिशा बोली, अरे सर, आपकी रही फाइल। जैसे उसके कान में दिशा की आवाज़ गया कि वह तुरंत अपनी नज़र उठाकर देखा तो सच में दिशा उसके सामने खड़ी और उसके हाथ में फाइल भी था। उसके हाथ में फाइल लेते हुए आर्य बोला, अरे दिशा तुम? दिशा मुस्कुराते हुए आर्य के हाथ में फाइल दे दी और आर्य भी उसके हाथ से फाइल ले उसे बैठने के लिए कहा। दिशा ने बैठने से साफ मना कर दी। वह बोली कि वह अब जॉब पर है तो उसे अपनी जॉब पर फोकस करना होगा, ना कि वह यहाँ गप्पे शप्पे लड़ाई। दिशा जो कह रही थी उससे आर्य भी सहमत हुआ और आज वह भी काम में बिजी था, इसलिए उसने कहा कि शाम को साथ में कॉफ़ी पियेंगे। दिशा तुरंत ना कहने वाली थी पर बोली नहीं, क्योंकि उसे अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। वह अब अपने एक भी पल वेस्ट नहीं करना चाहती। दिशा बिना जवाब दिए हल्की स्माइल करके उसके कैबिन से बाहर निकली और अपने कैबिन में आ गई। वह आर्य फटाफट अपने काम करने में बिजी हो गया। इंडिया, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। दोपहर का वक्त। माया जी, श्याम जी दोनों वीडियो कॉल पर शगुन से बातें कर रहे थे। वह दोनों घंटे यूं ही बातें करते रहे और शगुन जब भी अपनी फैमिली वालों से बातें करती थी तब वह इमोशनल हो जाया करती थी और वह अपनी मम्मी से कहा करती थी कि पूरा कमरा उसे वीडियो कॉल में दिखाएं और उसकी मम्मी घर के मेन दरवाजे बंद कर दिया करती थी ताकि कोई पड़ोसी घर के अंदर ना आ जाए और किचन से लेकर उसके बेडरूम तक सभी चीज़ें दिखाया करती। आज भी वही कर रही थी। शगुन को अपने छत देखना था तो माया जी छत पर जाकर उसे आसपास के सभी लोगों का घर दिखा रही थी, जो देखकर शगुन फिर से इमोशनल हो गई। माया जी वीडियो कॉल पर धीरे धीरे छत के किनारे आकर खड़ी हो गई और उन्होंने नीचे का नज़ारा दिखा रही थी कि तभी वीडियो में शगुन को प्रिंस दिखाई दिया। माया जी ने जैसे मोबाइल का कैमरा दूसरी ओर की कि शगुन उन्हें रोकते हुए बोली, मम्मी मम्मी, अभी अभी मैंने प्रिंस को देखी, एक बार वापस मुझे दिखाओ ना। प्रिंस का नाम सुनते ही माया जी और नीचे झांक कर देखी तो सच में प्रिंस जा रहा था। तो माया जी ने कैमरा उसी के तरफ किया और शगुन को ठीक तरह से प्रिंस दिखाई नहीं दे पा रहा क्योंकि वह तेजी से आगे की तरफ जा रहा था। तो माया जी ने प्रिंस को रोकते हुए आवाज़ देने लगी। माया जी की आवाज़ सुनते ही प्रिंस रुक गया और नीचे से हाथ दिखाते हुए उन्हें हाय करने लगा। उसे लगा कि उसे किसी काम से बुला रही हैं तो वह उनके घर के तरफ आने लगा, जो देख माया जी ने अपने कदम पीछे ले लिया। थोड़ी सी साइड में चली गई और उन्होंने शगुन से कहा, प्रिंस अपने घर की तरफ आ रहा है, अब मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, वरना उसने देख लिया तो सभी को पता चल जाएगा। चलो अब मैं फ़ोन रखूँ, मैं बाद में फ्री होकर तुमसे बात करूँगी। इतना बोल माया जी ने कॉल काट दिया। तब तक प्रिंस दरवाजे पर आ गया था और श्याम जी ने दरवाज़ा खोल दिया। इधर माया जी जल्दी से नीचे आई तो प्रिंस पूछने लगा, क्या बात है आंटी, कुछ काम था क्या, आपने मुझे बुलाया? जो सुन माया जी मुस्कुराती हुई बोली, नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं था, तुम जा रहे थे, तुम्हारा ध्यान नहीं था, इसलिए मैंने आवाज़ दी था, बाकी कुछ नहीं। प्रिंस उन्हें बताने लगा कि वह किसी काम से बाहर जा रहा था। थोड़ी देर तक वह वहीं रहेगा, बातें किया, उसके बाद चला गया। उसके जाते ही माया जी श्याम जी से बोली, हमारी बेटी जिंदा है, हमने अपनी आँखों से उसे देखा, प्यार किया, पर अपनी ही बेटी से आज हमें छुप कर बातें करना पड़ रहा है। ये बोलते वक्त वह बहुत ज़्यादा उदास हो गई। श्याम जी माया जी को समझाते हुए बोले, देखो माया, जल्दबाजी में कोई फैसला हम नहीं ले सकते। अगर हमने सभी को बता दिया तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि उनकी बेटी का पहले से अफेयर था।
वह भागकर ऐसा कर ली, वैसा कर ली और इन सब के कारण राशि पर इफेक्ट पड़ेगा। उसकी शादी करवाने में 1000 दिक्कत तो आने लग जाएगा। तो क्या तुम चाहती हो कि राशि की शादी ना हो, वह ज़िंदगी भर हमारे यहाँ बैठी रहे? अगर ऐसा है तो बोलो। यह सुनते वक्त माया जी तुरंत बोल पड़ी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, पर मैं अपनी बेटी की आंखों के सामने हमेशा हमेशा खुशी देखना चाहती हूँ, जो कि हर एक माँ अपना सपना होता है। क्योंकि बेटी जहाँ भी रहे वह खुश और आबाद रहे। श्याम जी ये बोले, तुम्हें क्या लगता है हमारी बेटी आज़ाद नहीं है? क्या उस पर पाबंदी किया जाता है? माया जी ने ज़्यादा बहस नहीं किया, क्योंकि उन्हें राशि का भी फिक्र है और जैसे राशि की शादी हो जाएगी तो वह खुद ही सबको बता देंगी। वहीं माया जी ने वापस श्याम जी को सवाल करते हुए पूछे, आपको लगता है कि राशि की शादी कब होगी? मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ना राशि उसके लिए लड़का देखना चालू कर दीजिए। माया जी के मुंह से राशि की इतनी जल्दी शादी की बात सुन श्याम जी नाराज होते हुए माया जी से बोले, माया तुम्हारा सब काम ना जल्दबाजी में करती हो, जिससे हमें आगे चलकर प्रॉब्लम होने लगता है। तुम ऐसा मत किया करो। जो सुन माया जी बोली, मैं ये कह रही हूँ कि आप आज ही उसके लिए रिश्ता देखें, कल शादी कर दे। अरे देखने के लिए भी वक्त जाएगा, तो आप देखना चालू कीजिए। पता नहीं 6 महीने लगेगा कि 1 साल। अगर आप अभी से देखना चालू कर ही सकते हैं। वे दोनों यूं बैठकर 5 से 10 मिनट तक राशि की शादी पर बातें करते रहे। माया जी के कहने का मतलब श्याम जी अच्छे से समझ रहे थे। उन्हें भी कहीं न कहीं उनकी बातें ठीक लगा। फिर कुछ सोचने के बाद श्याम जी बोले, हमें इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, उसे वक्त देना चाहिए, उसे आने दो, उसे मैं पहले बात करूँगा, पूछूँगा, अगर वह राजी होती है तो रिश्तेदारों में बातें करवा कर उससे के लिए अच्छा रिश्ता देखने चालू कर दूँगा, ताकि बेटी जहाँ भी जाए तो खुश रहें, जैसे कि हमारी बड़ी बेटी भूमिका खुश है। श्याम जी समझदारी वाली बातें सुन माया जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। उन्हें भी ठीक लगा कि पहले एक बार अच्छी से बात कर लेना चाहिए, नहीं तो वह खुद नाराज हो जाएगी। पर ऐसा ना हो, क्योंकि शगुन को खुशी के चक्कर में राशि की ज़िंदगी खराब हो जाए और उनकी दोनों बेटियां यूं ही प्रॉब्लम दर्द भरी ज़िंदगी जीती रहें। शाम का वक्त, श्याम जी का घर। राशि जब ऑफिस से घर आई तो सबसे पहले उसने अपने कपड़े चेंज की, उसके बाद हॉल में आकर बैठी। थोड़ी देर के बाद उसके बाबा भी दुकान बंद करके घर आ गए और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाए। खाना खाने के बाद सभी लोग हॉल में बैठ टीवी देख रहे थे। यूं ही टीवी देखते देखते श्याम जी राशि से बोले, राशि बेटी, मैं तुम्हारी माँ चाहते हैं कि तुम्हारे लिए अब लड़का देखें, क्योंकि देखने में तो वक्त लगेगा। श्याम जी बोल ही रहे थे कि राशि परेशान होते हुए बोली, बाबा आपका कहने का मतलब क्या है कि आप मेरे लिए लड़का देखेंगे? इसका मतलब आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इतना जल्दी नहीं करने वाली। अभी भी तो मैं जॉब पर लगी हूँ, मुझे 6 महीने भी नहीं हुआ और आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ? बिल्कुल भी नहीं। राशि का गुस्सा, उदास, मायूस सब होकर बोली थी, जिसे श्याम जी उसे समझाते हुए बोले, राशि बेटी, हम थोड़ी ना तुम्हारी तुरंत शादी करवा देंगे। मैंने बताया ना, देखने में वक्त लगेगा, रिश्तेदारों में बात आना पड़ेगा, तब जाकर अच्छे रिश्ते मिलेंगे। अब माया जी भी राशि के बाजू में आकर खड़ी हो गई। वह भी राशि को समझाने लगी, पर राशि सुनने वाली नहीं थी। वह अपनी बात रखते हुए बोली, माँ बाबा, मैं इतनी जल्दी नहीं करने वाली। अगर आप लोग देखने जाओगे और आपको पहला ही रिश्ता पसंद आ गया, समझो वह लोग अच्छे रखेंगे, तो आप
तो तुरंत मेरी शादी करवा देंगे, पर प्लीज़ मैं इतना जल्दी नहीं करने वाली, मुझे वक्त लगेगा। राशि अपने माँ पापा की बातें समझते हुए तैयार हो गई। वे दोनों लोग उसे समझा रहे थे, रिश्तेदारी में अभी तक बात करेंगे, रिश्तेदार देखने में काफ़ी वक्त लगता है, वह इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करेंगे। पर राशि कहाँ सुनने वाली। वह नाराज़ होकर सोफे पे बैठ गई थी और अपने कमरे में चली गई, जो कि श्याम जी और माया जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। श्याम जी माया जी के ऊपर गुस्सा करते हुए बोली, मैंने कहा था ना, इतना जल्दी हमें नहीं करना चाहिए, क्यों बच्चे को थोड़ा वक्त देना चाहिए। श्याम जी और माया जी में काफ़ी देर तक बहस चलता रहा। श्याम जी माया जी बातों को सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अपनी बेटियों को बेटों की तरह प्यार करते थे, पूरी तरह उन्हें आज़ादी देना चाहते थे। शगुन ने जो गलती किया उसकी सजा वह राशि को बिल्कुल भी नहीं देना चाहते, क्योंकि राशि को भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। माया जी राशि टेंशन नहीं दे रही थी, बल्कि वह उसे बताना चाहती थी कि रिश्ते देखने में यूं ही साल बीत जाएंगे, तब जाकर कोई एक रिश्ता फिक्स होगा। वह बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रही थी, पर राशि सुनी नहीं, बल्कि वह अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह राशि का कमरा। राशि सोकर उठी तब माया जी ने उसके लिए नाश्ता तैयार कर दी थी और राशि तैयार होकर बाहर हॉल में आई तो माया जी ने ब्रेकफास्ट उसे सामने लाकर रख दिया। राशि अब तक अपना गुस्सा भूल गई थी और वह अपनी माँ के हाथों का बना हुआ नाश्ता खाने लगी। थोड़ी देर में वह नाश्ता कर ली, उसके श्याम जी भी आकर उसके पास वाले सोफे पे बैठ गए। राशि को देख माया जी बोली, राशि बेटा, जो तुम्हारे बाबा ने रात को जो कहा। माया जी बोल ही रही थी कि राशि को रात वाली बातें याद नहीं आया और वह गुस्सा करते हुए बोली, माँ मैं आपको मना किया है क्या? आप यह सब बता मत करे तो भी आप नहीं सुनती, मुझे नहीं करना। अब जाकर राशि ने शांत आवाज़ में अपनी माँ को समझाया कि वह अभी इतना जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं है, आप मुझे समझने की कोशिश करें। जो सुन माया जी कुछ नहीं बोली, बल्कि अपनी पलकें झपका दी। थोड़ी देर के बाद राशि का ब्रेकफास्ट हो गया और वह घर से बाहर निकले और उसने कैब बुक करवाया। कैब तो राशि उसमें बैठ गई। राशि घर नाराज़गी से निकली, जो कि श्याम जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसके जाने के बाद श्याम जी ने माया जी को ऊपर नाराज़ होते हुए खुद चाहती थी कि वह अपनी बेटी की शादी के लिए इतना जल्दी कहे। थोड़ी देर के बाद राशि ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ी। जब वह ऑफिस पहुंची तो अपने काम में मन लगाकर काम कर रही थी। ऐसे ही 10 मिनट बीत गया। सुबह के 11 बजे राशि हाथ में डायरी लेकर वीर के कैबिन में गई। थोड़ी देर में उसकी मीटिंग थी। उसके सब शेड्यूल वीर के सामने बता दिया। वीर भी मीटिंग अरेंज करने के लिए कह दिया। राशि का चेहरा लटका हुआ था। एक बार भी अपना चेहरा उठाकर वीर के तरफ नहीं देखी रही थी। परेशानी उसके चेहरे पे साफ साफ झलक रही थी। राशि का लटका हुआ चेहरा वीर ने देख लिया और वह बार बार उसी को देख रहा था। वह समझ गया कि राशि परेशान लग रही है। राशि वीर के सामने खड़ी हो काम में मन लगा रही थी। वहीं वीर की नज़र एक दो बार राशि पर गया, जो कि काफ़ी उदास दिखाई दे रही थी। यूं ही देखते देखते आधे घंटा बीत गया। उसके बाद वीर राशि से पूछा कि वह इतनी उदास क्यों है। राशि ने बात टालते हुए बता दिया कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही उसे काम का लोड है। पर वीर ने एक ही नहीं सुना। वह तुरंत उसके लिए पानी का गिलास दिया और उसके हाथ से ले राशि पीने लगी। यूं ही वीर काफ़ी देर तक राशि से पूछता रहा। वह समझ गया था कि राशि दुखी है, पर बताना नहीं चाहती। लाख पूछने के बाद आखिरकार राशि वीर से बोली कि उसकी फैमिली उसके शादी करवाना चाहती। वह अब मेरे लिए लड़का देख रहे हैं
जो सुन वीर ने अजीब सा चेहरा बना लिया और यूं ही सोचते हुए थोड़ी देर के बाद बोला, अगर तुम्हें नहीं करना तो तुम डायरेक्ट मना कर दो। राशि ने उन्हें बताया कि उसने मना कर दिया है। अब उसकी फैमिली उससे परेशान करने लगी, पर वह चुप भी नहीं रहेगी। आज आए दिन उसके साथ शादी करने के लिए फोर्स करेंगे, पर उसने अपनी बहन का प्रॉब्लम भी सब कुछ अच्छे से डिटेल्स में समझा दो, बता दो, ताकि तुम्हें परेशान ना करें। मुंबई माहिर का ऑफिस। सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे, यहाँ तक कि माहिर भी अपने कैबिन में काम करने में बिजी था। अगर कोई फ्री था तो वह था आर्य। आर्य कल दिशा से मिल नहीं पाया, इसलिए आज वह कब से उसके आने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी उसे माहिर ने अपने कैबिन में बुलाया। जो काम आर्य को दिया था वह काम हुआ ही नहीं, उसके बारे में उसे पूछना था। आर्य अपना मुंह बनाते हुए माहिर के कैबिन में गया। माहिर उससे उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछताछ किया जो कि आर्य ने उसे सब बताया। माहिर ने उसे आगे और भी कुछ काम दिया जो कि आर्य मना करते हुए बोला कि उसे 1-2 दिन का ब्रेक चाहिए। आखिर आजकल वह कितना काम करने लगा है। जो सुन माहिर उसे आंख दिखाते हुए बोला, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही कामचोर होते जा रहे हो। अगर कंपनी के बॉस ही ऐसे करेंगे तो स्टाफ क्या करेगा? जो सुन आर्य मुस्कुराते हुए बोला, लोग स्टाफ इसलिए रखते हैं कि बॉस थोड़ा आराम करे, पर यहाँ तो मुझे लगता है बॉस ही सबसे ज़्यादा काम करने लगे। स्टाफ तो देखो मस्त अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, काम करते हैं। मुझे तो इन जैसे लोगों की लाइफ पसंद है। यही दिशा मैडम को ही ले लो, देखो मस्त कॉलेज चालू है, दोपहर को जॉब पर आना, कितनी अच्छी लाइफ है उनकी। एक हमारी ज़िंदगी, जल्दी उठो, इस प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट पर काम करना। हाय हाय, सिर्फ काम काम, और क्या है हमारी लाइफ में? सिर्फ और सिर्फ काम। एंजॉयमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। पर मुझे लगता है अब मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। पहले तो आर्य के मुंह से दिशा का नाम सुनते ही माहिर आर्य को घूर कर देखने लगा, और जब आर्य इतनी लंबी चौड़ी लेक्चर सुना तो वह उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। माहिर को आर्य का बर्ताव समझ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह काम धाम छोड़कर सिर्फ दिशा के पीछे लगा पड़ा रहेगा। दिशा अभी तक काम पर नहीं आई थी, अभी उसके आने में वक्त था, और आर्य मन से जिद करने लगा कि उसे 1-2 दिन का ब्रेक दे दे, क्योंकि उसने बहुत काम किया है। पर माहिर कहाँ सुनने को तैयार। अगर बात दिशा की आए तो वह उसे और भी जानबूझकर काम देगा। 15 मिनट के बाद दिशा ऑफिस के अंदर एंटर हुई और वह अपने डेस्क पर जाकर बैठी। उसके सीनियर ने जो उसे काम दिया था वह करने लगी। देखते देखते शाम हो गया, और जब सभी स्टाफ कॉफ़ी चाय के लिए ब्रेक लिया, दिशा को भी मिला, और यही टाइम था कि आर्य दिशा के साथ मिलकर बातें करे। दोनों का इशारों में मना भी नहीं कर सकते, और आर्य के साथ उसे कैंटीन में जाना पड़ा। आर्य ने दिशा के लिए चाय ऑर्डर किया और खुद के लिए कॉफ़ी। थोड़ी देर के बाद उनकी चाय और कॉफ़ी आ गया और दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए पीने लगे। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। दिशा चाहती थी कब अंधेरा हो, उसे घर जाने का मौका मिले, पर वो अपने मन में ही सोच सकती थी, बोल तो बिल्कुल भी नहीं सकती। चाय का टाइम ख़त्म हो गया, फिर भी आर्य और दिशा बैठकर बातें करते रहे, जो कि माहिर को समझ गया। माहिर को सबसे ज़्यादा गुस्सा आर्य पर आ रहा था। वह जिस तरह दिशा के साथ टाइम बिताने का बहाना ढूंढ रहा था, उसी तरह वह काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। यह बात तो माहिर अच्छे से समझ गया। माहिर कोई तरकीब सोचने लगा। उसे यह तो पता था कि आर्य को कुछ भी समझाएगा तो आर्य समझेगा नहीं, बल्कि वही काम वह जानबूझकर करेगा जो कि माहिर उसे मना करेगा। जिसके चलते माहिर ने सोचा कि क्यों ना दिशा को समझाए कि आगे से ज़्यादा आर्य से चिपकू ना होए,
और सिर्फ अपनी पढ़ाई और जॉब पर ही ध्यान दे। माहिर अच्छा मौका ढूंढ रहा था कि जब दिशा अकेली रहेगी तब वह आकर उसे समझा देगा। टी ब्रेक खत्म होने के बाद भी वे दोनों 10 मिनट तक ही बातें करते रहे। दिशा उसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह अभी-अभी जॉब पर लगी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसे कोई सीनियर चिल्लाए या गुस्सा करे। उसे भी बुरा लग रहा था कि वह चाहती थी कि कोई आकर उसे माहिर के सामने इतना कह दे कि उसे आकर अब काम करना चाहिए, पर किसी की हिम्मत नहीं कि आकर कोई बोले, क्योंकि आर्य भी तो इस कंपनी का बॉस ही है, तो भला कौन उसके सामने आकर काम करने के लिए उसे कहेगा। आखिरकार हार मानकर दिशा ने ही आर्य से बोली कि उसे अब अपने डेस्क पर जाना है, उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम करना था। ऐसे बहाने करके दिशा वहाँ से जल्दी से उठी और अपने डेस्क पर चली गई। और जब माहिर को पता चला कि दिशा अपने डेस्क पर जाकर बैठी है तो वह तुरंत उसके सीनियर को इन्फॉर्म किया कि दिशा को उसके कैबिन में भेजे। जब फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड ने दिशा की तरफ देख कहा कि तुम्हें माहिर सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। माहिर का नाम सुनते ही दिशा सकपका गई। वह अंदर से डरने लगी। उसे लगा अब उसने क्या किया, क्यों माहिर जी ने उसे अपनी कैबिन में बुलाया रहे हैं। जरूर उससे कुछ गलती हुआ रहेगा, कुछ सुनने के लिए ही उसे बुला रहे हैं, यही सोचने लगी। फिर अपने डेस्क से उठी और धीरे धीरे चलते हुए माहिर के कैबिन की तरफ बढ़ी। दिशा माहिर के कैबिन के बाहर जाकर रुकी और डोर नॉक की। अंदर से माहिर कमिंग बोला। उसकी आवाज़ सुनकर दिशा दरवाज़ा खोल अंदर गई और वह बहुत दूरी बरकरार करके खड़ी थी। जो देख माहिर उसे बैठने के लिए कहा। फिर जाकर दिशा उसके सामने वाले चेयर के पास खड़ी हो गई, पर वह बैठ नहीं रही थी। जो देख माहिर सख्त आवाज़ में बोला। तब जाकर दिशा सामने वाले चेयर पर बैठी। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।